दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मीरापुर सीट के बारे में और यूपी में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ है उन सभी के नतीजे कल घोषित हो जाएंगे। कल काउंटिंग है और काउंटिंग की तैयारियां आज पूरी हो गई हैं। हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पे काउंटिंग से पहले ही नतीजे लगभग साफ हो गए हैं। ऐसी सीट मीरापुर भी है। बहुत हॉट सीट, बहुत घमासान, और वोटिंग के दिन हमने देखा कि पुलिस के पिस्टल लहराते हैं, वोटरों को रोकने के एलिगेशंस लगते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद मीरापुर के लोग वोट डालने में सबसे आगे निकल जाते हैं। बाकी 9 सीटों के मुकाबले मीरापुर में वोट अच्छा पड़ा और हॉट सीट करहल भी हॉट सीट मानी जा रही थी, जहां जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सीट थी उनके इस्तीफे से खाली हुई थी, वहाँ भी इतना वोट नहीं पड़ता हम देखते हैं। और गाजियाबाद में तो सबसे कम वोट पड़ता है, जो जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा तरक्की है इन सीटों में, एनसीआर का इलाका है, दिल्ली से सटा हुआ है। तो गाजियाबाद में तो 33% लोग भी बमुश्किल वोट करते हैं, तो वो तो 3rd डिवीज़न से भी पास होने की स्थिति में नहीं रहते इसमें। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे कि मीरापुर के जो नतीजे हैं उनके क्या मायने हैं। अब मीरापुर के नतीजों की तो घोषणा की कल औपचारिकता ही बाकी है राजेश भाई। हमें जो लगता है जिस तरह से विपक्ष के जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी बयान आए हैं सबके कि पुलिस का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने कहा है कि वोट को लूट लिया गया। मुजफ्फरनगर के सांसद ने भी ये सब कहा, हरेंद्र मलिक जी ने। और दिन भर अखिलेश यादव जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, तो नेताओं के बयानों से संकेत मिल जाता है रिजल्ट का कि क्या होने जा रहा है। तो ये तो लगभग साफ ही है अब इसमें कोई शक बचा नहीं है कि कल मिथिलेश पाल ऑफिशियली विधायक घोषित हो जाएंगे, निर्वाचित हो जाएंगी। 2.5 साल वो पहले विधायक रही मोरना सीट से 2009 में, और अब 2.5 साल का टेन्योर अब उन्हें मिल जाएगा, तो उनके 5 साल पूरे हो जाएंगे। ये तो एक अलग पहलू है। लेकिन हम इस पर बात करेंगे कि इन चुनावों में किसने क्या खोया और क्या पाया। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप चंद्रशेखर आज़ाद को कैसे देख रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने ज़बरदस्त ढंग से चुनाव लड़ा, तो उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। डॉक्टर साहब, अभी चूँकि वो नगीना सांसद भी हैं चंद्रशेखर आज़ाद, और नगीना के बराबर में ये मीरापुर विधानसभा सीट भी है। और इस सीट को लेकर आप देखो कि चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से मतलब ये सीट जो है एकदम मतलब ऐसा हुआ कि तमाम जो बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं उनकी नज़र मीरापुर पर बनी हुई। क्योंकि एक बार ये लगने लगा था, हालांकि हार जीत तो अलग बात है, लेकिन इस सीट पे जो चुनाव लड़ा उससे ही जरूर पता चलेगा कि किसकी साख कितनी बढ़ेगी। हमें चंद्रशेखर ने दमदार चुनाव लड़ा, उनके कैंडिडेट ने बिल्कुल दमदार चुनाव लड़ा, और लास्ट तक भी, अंतिम समय तक भी आप देखिए सपा का बड़ा वोट बैंक था। यहाँ अखिलेश यादव आए, लगातार सपा के बड़े नेता घूमते रहे, और हालांकि मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश सरकार के जयंत चौधरी भी यहाँ लगातार घूमते रहे। लेकिन एक बार ये भी समय आया कि ये लगा कि टकराव चंद्रशेखर आज़ाद से होगा। हाँ, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी मजबूत स्थिति में। एक काम तो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का बड़ा लाभ एक तो ये हुआ कि जो दलित वोट है उसका 95% हिस्सा उनके पास कंसोलिडेट हो गया और बसपा से शिफ्ट हो गया वो उनकी तरफ। तो इस मायने में एक स्टेप आगे चलेंगे। हार जीत के उतने मायने नहीं है इस सीट पे, क्योंकि उपचुनाव है, कोई सरकार बन बिगड़ नहीं रही थी। लेकिन चंद्रशेखर की पार्टी ने अपने को इस्टेब्लिश कर लिया और दमदारी से ये मैसेज दे दिया पूरे समाज के बीच में कि दलितों का बड़ा हिस्सा उनके साथ है, सबसे ज़्यादा ताकतवर। और मुस्लिम वोटों में भी उन्होंने हिस्सेदारी की है, सेंधमारी की है। तो अब अगले जो पंचायत चुनाव होंगे, नगर पालिकाओं के और मेयर के चुनाव होंगे, महानगर पालिकाओं के चुनाव होंगे, नगर पंचायतों के चुनाव होंगे, जिला पंचायत के चुनाव, प्रधानी के चुनाव, प्रमुख के चुनाव, इन सब में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का जबरदस्त दखल रहने वाला है यूपी की सियासत में। तो वो निश्चित तौर पे उनको स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिल गया है, और एक उन्होंने मैसेज दे दिया कि उनके पास एक दलित वोट बैंक को ट्रांसफ़र करने की भी कैपेसिटी है और उसे लड़ाने की भी कैपेसिटी है। तो चंद्रशेखर आज़ाद तो बहुत माइलेज में रहे इस चुनाव में। डॉक्टर साहब, अब मैं देखो वेस्ट यूपी की अगर आप बात करो तो वेस्ट यूपी में तो जैसे उन्होंने कहा भी ना कि भाई आप हमारे साथ आओ, हम आपको हमारा वोट आपके साथ रहेगा, भाषणों में कहा।
तो वेस्ट यूपी में तो वास्तव में आप ये इस चुनाव से लगने लगा कि जो एक वो दलित जो बड़ा वोट बैंक जो बसपा के पास था, बड़ी संख्या में इनके पास शिफ्ट हो गया। बसपा इस चुनाव में बहुत घाटे में रही। अगर बसपा इस उपचुनाव को नहीं लड़ती तब भी घाटे में थी, क्योंकि वोट बैंक चंद्रशेखर की तरफ शिफ्ट हो रहा था। इसी डर में शायद बसपा ने उपचुनाव लड़ा भी, लेकिन बहन जी ने कोई सभा नहीं की किसी प्रत्याशी के लिए और आकाश आनंद को नहीं भेजा कहीं, तो नतीजा वही हुआ जो उनके ना लड़ाने पे होता। डॉक्टर साहब, जैसे कल रिजल्ट आएगा 9 सीटों का, जब आप 9 सीटों को देखोगे ना, 9 विधानसभा सीटों पे, जब आप बसपा और आज़ाद समाज पार्टी का वोटों का अंतर देखोगे, तब एक स्थिति क्लियर हो जाएगी। नहीं, ये तो स्पष्ट ही है, ये हमने ग्राउंड पे देखा मीरापुर में तो कम से कम, और वोटिंग आने के बाद तो आंकड़ों में तस्वीर ये साफ हो जाएगी। सही कहा आपने। तो बसपा के लिए खतरे की घंटी रहा ये उपचुनाव। चंद्रशेखर आज़ाद बहुत माइलेज में रहे। अब बात करते हैं हम समाजवादी पार्टी की कि अखिलेश यादव को क्या घाटा हुआ और क्या फ़ायदा हुआ। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव ने एक तो बड़ा दांव ये खेल दिया कि बसपा को चारों खाने चित कर दिया। मुनकाद अली की बेटी सुम्बुल राणा को प्रत्याशी बना के, जो कादिर राणा के बेटे की बहू हैं, उन्होंने बसपा को सीन से ही आउट कर दिया एक तरह से इस दांव ने। और दूसरा ये कि उनके सामने एक बड़ा खतरा ये था, जो पीडीए बना के चल रहे थे अखिलेश यादव। तो पीडीए में चूंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मीरापुर में 38% बैकवर्ड कास्ट है और 38% यहाँ पे मुस्लिम है और 19% दलित है, 5% फॉरवर्ड कास्ट है। अब पीडीए में पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, ये समीकरण था अखिलेश यादव का। तो उनके पास रह गया केवल अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक में भी डिवीजन हो गया। चंद्रशेखर भी ले गए और ओवैसी भी ले गए। लेकिन अखिलेश यादव मुझे लगता है इस चीज़ में कामयाब रहे। उनका लक्ष्य शायद ये रहा होगा, हार जीत के मायने उनके लिए भी शायद बहुत नहीं रहे होंगे। और अपने मन में उन्होंने सोचा होगा, जैसे चंद्रशेखर सोच रहे थे कि दलितों के सिरमौर बन जाएं, वो सबसे बड़े नेता बन जाएं, तो उसमें कामयाब रहे। मुस्लिमों का बड़ा हिस्सा उनके पास कंसोलिडेट हो जाए, ये मंशा शायद अखिलेश यादव की रही होगी और उसमें कामयाब हो गए वो। एक बड़ा हिस्सा तो उन्हीं के पास कंसोलिडेट हुआ, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने उपचुनाव में मुस्लिम कैंडिडेट्स पे खूब भरोसा जताया। उनके ऊपर ये आरोप लग रहा था कि साहब मुस्लिमों की हिस्सेदारी कम कर रहे हैं टिकटों में, तो यहाँ हिस्सेदारी भी भरपूर दे दी उन्होंने। तो अगला जब यूपी का चुनाव आएगा विधानसभा को, तो अखिलेश यादव मुस्लिम नेताओं से धीरे से कह सकते हैं कि भाई उपचुनाव में आप लोगों ने फाइट किया था, तो इलेक्शन हिंदू मुस्लिम का हो गया, ध्रुवीकरण के आधार पर हो गया था। तो आप ऐसा करो कि आपको एमएलसी में एडजस्ट कर देंगे, किसी को कह सकते हैं आपको राज्यसभा भेज देंगे, किसी को कह सकते हैं 27 में सरकार बनेगी तो कहीं दूसरी जगह किसी निगम में एडजस्ट करेंगे। तो इस नाम पे वो कास्ट कॉम्बिनेशन खेल सकते हैं, उसका रास्ता साफ हो गया और नाराजगी भी नहीं होगी मुस्लिम नहीं। ये तो नेताओं आपकी में। बात डॉक्टर साहब ठीक है। जब चुनाव हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो आपने देखा होगा कि जहां मुस्लिम बहुल एरिया है, तो वहां मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारे नहीं है होने, ना, और उन्हें तो सफलता भी मिली। हाँ, अगर मुजफ्फरनगर में वो कादिर राणा को चुनाव लड़ा देते हरेंद्र मलिक के बजाय, तो शायद संजीव बालियान फिर लोकसभा चले जाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने ये भी सोचा होगा कि देखो इस चुनाव में बहुत सरकार तो नहीं ना बनेगी ना गिरेगी। उन्हें लगा होगा कि उस समय जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया और मुस्लिम को अब टिकट दे देंगे, और तो ये है कि अपना वो वाला जो है वो पूरा वो बैलेंस हो जाएगा। भाई उनका मन भी भर जाएगा कि भाई हमको भरोसा दिया, 4-5 सीटों पर उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट्स उतार दिए और रिजल्ट आया नहीं, तो मुस्लिम कैंडिडेट्स नेताओं को समझ में भी आएगा कि भाई हमारे सामने आने से तो सॉफ्ट चेहरे को लेके आए सुम्बुल राणा को, तब भी पोलराइजेशन हो गया। कादिर राणा आते तो और ज़्यादा फास्ट पोलराइजेशन हो जाता। बिल्कुल। तो अब वो सुम्बुल का चेहरा भी आजमाया, लेकिन तब भी पोलराइजेशन हो गया। तो वो ये प्ली दे सकते हैं फिर उन्हें टिकट बांटते समय अगली बार। जैसे अभी कादिर राणा साहब से जब हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे नेता ने हमें ये कहा है कि आपको कहीं एडजस्ट करेंगे 27 में, पहले हम जो है आप सुम्बुल को लड़ने दीजिए, आपको एडजस्ट करेंगे कहीं। तो क्या पहले ही उन्हें लग गया था कि कोई बात नहीं? नहीं, उनको ये आवाज था ना, जो कल होने वाला है। नहीं, इसका आभास नहीं था हाँ, वो वाला। हाँ, लेकिन टिकट दिया ना उन्होंने, तो कादिर राणा खुद लड़ना चाहते थे। बिल्कुल। सुम्बुल अखिलेश यादव की चॉइस है, बिल्कुल। सुम्बुल कादिर राणा की चॉइस नहीं है। और कादिर तो खुद चाहते थे चुनाव लड़ना, और खुद नहीं चाहते थे तो बेटे को लड़ाना चाहते थे।
लेकिन अखिलेश यादव ने, उनको पता था कि कादिर राणा चुनाव लड़ेंगे तो 13 के आधार पर पोलराइजेशन हो जाएगा, इसलिए अखिलेश यादव ने सुम्बुल को आगे किया था। और बेटी का तब तक उनको आइडिया नहीं था। और दूसरा, पितृसत्तात्मक समाज है तो बेटी का तो ये माना जाता है कि ये पराया धन है, पराये घर में जाएगी कल। आप तो विरासत बेटी के बजाय बहू को टिकट देना तो ज्यादा विरासत में रखनी थी ना वो राजनीति। वैसे भी था। तो लेकिन सुम्बुल की दावेदारी यहाँ बन गई, तो सुम्बुल फैक्टर भी काम नहीं कर पाया वहाँ पे। तो वो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने मुस्लिम नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अब 27 में समाजवादी पार्टी से टिकट के लिए उनकी दावेदारी को डाइल्यूट किया अखिलेश यादव ने, यहाँ पे उनको मौका देके। अब वो कह सकते हैं भाई कादिर साहब सरकार बन रही है, आपको एडजस्ट कर लेंगे, आप चुनाव लड़ो मत, इसी तरह से। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ इस सीट पे सबसे बड़े 2 मुकाबले थे अखिलेश यादव के लिए। एक छोर का मुकाबला जयंत चौधरी का था। उन्हें वो बार बार ये कहते थे कि भाई ये जो 2022 में जो सीट जीती थी, मेरे बल पर सीट जीती। एक तो ये मुकाबला था, इधर जयंत चौधरी, उधर चूँकि चंद्रशेखर खड़े हुए थे, वो दोनों से मुकाबला था उनका। और दोनों से मुकाबला था ना, वो ये भी बताना चाहते थे कि मेरे बिना मीरापुर विधानसभा सीट नहीं जीत सकती आरएलडी। और चंद्रशेखर आज़ाद को एक ये मैसेज दे दिया कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है सर्वाइव ना कर पाए, क्योंकि 2024 में भी ऐसी हुआ था। निश्चित भाई उसे राष्ट्र तक इंतजार कराते रहे, नगीना विधानसभा पे, लोकसभा पे इंतजार कराते रहे। वो इंतजार में रहे कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ चला जाऊंगा लास्ट मोमेंट पे, मना बिल्कुल। और चंद्रशेखर आज़ाद को भी वो चाहते थे कि ये ताकत हासिल नहीं कर पाए, इसीलिए उनका पूरा फोकस था कि मुस्लिम वोट मोर देन 90% उनके पास कंसोलिडेट हो जाए। अखिलेश यादव कादिर राणा को ये कह भी सकते थे कि भाई आपको सरकार में एडजस्ट कर लेंगे, आप किसी और को लड़ने दो, तो किसी गुजर को भी टिकट दे सकते थे, जाट को भी दे सकते थे, बैकवर्ड कास्ट के किसी कैंडिडेट को टिकट दे सकते थे, दीपक सैनी को भी लड़ा सकते थे। लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं लड़ाया कि चंद्रशेखर आज़ाद का कैंडिडेट मुस्लिम है। अगर वो किसी हिंदू कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतार देते, बैकवर्ड कास्ट के कैंडिडेट को, तो मुस्लिम कंसोलिडेट हो सकता था चंद्रशेखर आज़ाद के कैंडिडेट पे, और तब ये विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता। तो तब खेल बिगड़ जाता अखिलेश यादव का भी और जयंत चौधरी का भी। बिल्कुल। तो अब यहाँ फंसे हुए थे अखिलेश यादव असल में। खैर, अब जयंत चौधरी के बारे में बात करते हैं राजेश भाई साहब। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, अब औपचारिकता ही बची है कल तो सर्टिफिकेट मिलने की मिथिलेश को। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि जीत के भी हार गए चौधरी साहब। तो मैंने पूछा कैसे हार गए जीत के? उन्होंने कहा कि 2013 के दंगे के बाद भाईचारा टूटा, जाट मुस्लिम समीकरण टूट गया, और इसका सबसे ज़्यादा घाटा आरएलडी को हुआ। उनका बेस ही यही था, और वो बेस बिखर गया। बेस बिखरने के बाद जाटों में भी सेंध लगाई बीजेपी ने। तो जब ये बेस बिखर गया तो चौधरी अजीत सिंह अपनी सीट हार गए और जयंत चौधरी अपनी सीट हार गए। और इस भाईचारे को जोड़ा, उनको लगा, चौधरी अजीत सिंह को लगा कि इसी भाईचारे को जोड़ने से बात बन सकती है, तो वो इसको जोड़ने मुजफ्फरनगर पहुंच जाते हैं 2019 में, और उन्होंने इसको जोड़ा दमदारी से। और फिर जयंत चौधरी जब बीजेपी के साथ गए, हालांकि उनकी पार्टी में कई बड़े मुस्लिम नेता हैं, गुलाम मोहम्मद एमएलए हैं सिवाल खास से, अशरफ अली उनके थाना भवन से एमएलए हैं, राव वारिस एक्स एमएलए हैं थाना भवन से, कई मुस्लिम नेता हैं पुराने जो अभी भी उनके साथ टिके हुए हैं। लेकिन वो सब मुस्लिम नेता इस चुनाव में ग्राउंड पे काम करते हुए नहीं देखे मुस्लिमों के बीच। जैसे गुजर, जाट, त्यागी जातियों के जो नेता हैं आरएलडी में, वो लगातार डोर टू डोर काम कर रहे थे जाके ग्राउंड पे। लेकिन जो मुस्लिम नेता हैं वो गए ज़रूर, लेकिन वो मुस्लिमों के बीच में अलग अलग टीम बना के अकेले अकेले रात दिन लड़ते हुए जाते हुए दिखाई नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है समाज की। तो अब लोग ये कह रहे हैं जानकार कि साहब मुस्लिम वोट छिटक गया जयंत चौधरी से, अब उनके पास नहीं जाएगा वो। तो वो सीट भले ही जीत गए हों, लेकिन समीकरण हार गए वो, क्योंकि जो बैकवर्ड कास्ट है, अदर बैकवर्ड कास्ट, पाल सैनी, वो तो बीजेपी का वोटर है, और वो उसी के बूते मिथिलेश पाल के साथ भी खड़ा हुआ है। तो लोग हमसे ये भी सवाल कर रहे थे कि मिथिलेश पाल अगर आरएलडी की कैंडिडेट होती और बीजेपी अलग लड़ रही होती, तो क्या पाल समाज, सैनी समाज इसी तरह वोट करता जयंत चौधरी को जैसे अब किया है? ये बड़े सवाल हैं। जी जी। तो
अब लोग यहाँ से इसका ऑपरेटिव पार्ट ये भी निकाल रहे हैं, इसका रिजल्ट, कि अब जयंत चौधरी 2027 का चुनाव बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे। ये गठबंधन ज्यों का त्यों बरकरार रहेगा 27 में भी, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैं आपकी टिप्पणी चाहूँ। नहीं, बिल्कुल लोग तो कह रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब आप देखो कि बीजेपी तो बड़ा दल है। अभी आप हरियाणा की बात करो, भाई जेजेपी के जो दुष्यंत चौटाला थे वो तो चुनाव लड़े, वो तो सरकार चलाए, उन्होंने तो लगातार 5 साल रहे सरकार में। और अब अगर जैसे भी तुनक मिजाजी हुई वो बाहर चले गए, तो वो इस समय ऐसी स्थिति में है कि जब चुनाव में थे जब चुनाव जीत का है दुष्यंत चौटाला बाहर नहीं गए, दुष्यंत को तो भेजा उन्होंने बाहर। पूरी जो एंटी इनकम्बेंसी है, दुष्यंत अपनी इच्छा से बाहर नहीं गए, दुष्यंत को तो भाजपा ने बाहर किया। और पूरे जो एंटी इनकम्बेंसी थी खट्टर सरकार की, वो सारी दुष्यंत के पाले में डाल दी। एक नैरेटिव बना हरियाणा में कि सारे मलाईदार विभाग, सारे महत्वपूर्ण विभाग, 11 विभाग, ये तो सदन में कहा, ये सदन में कहा एक विधायक ने कि तुम लूट के खा गए पूरे प्रदेश को दुष्यंत, सारे विभाग तुम्हारे पास बिल्कुल। थे। अब आप देखो, अभी आपने बताया कि मुस्लिम नेता हैं, इस पूरे चुनाव में राव वारिस भी हमने देखे मिरापुर में, हमने अरशद अली भी देखे थाना भवन से विधायक, हमने वहाँ गुलाम मोहम्मद सेवाल खास के विधायक भी देखे। मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि ये हैं, क्योंकि ये विधायक है तो ठीक है, लेकिन इन विधायकों की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये वोट ट्रांसफ़र करा सके मुस्लिमों की। ये मुस्लिम की वोट ट्रांसफ़र आरएलडी के लिए नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि अगर जब अगला चुनाव आएगा, जब 2027 का चुनाव आएगा, तो 2027 में अगर आरएलडी के गठबंधन में कहीं किसी भी विधानसभा से जब आरएलडी अपने मुस्लिम नेता को उतारेगी मैदान में, तो तब देखो ये जो भ्रकुटी है ना बीजेपी की, जो भ्रकुटी है बीजेपी की, वो तब तनेगी। तो तब क्या आपको लगता है? वो तो खैर उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, जितनी भी सीटें आरएलडी को मिलेंगी तो आरएलडी इंडिपेंडेंट होगी उन पर प्रत्याशी उतारने के लिए, तो बीजेपी तो उसमें मुझे लगता है दखल बहुत करेगी नहीं। पर बीजेपी के वोटर है जो कट्टर हिंदू की, हाँ, लेकिन सवाल ये होगा बड़ा कि क्या इन मुस्लिम कैंडिडेट्स के टिकट रिपीट हो जाएंगे, और रिपीट नहीं होंगे तो क्या नए प्रत्याशी होंगे, और तब मुस्लिम अगर इनके रिपीट भी हो जाते हैं तो क्या ये इस स्थिति में होंगे कि मुस्लिम वोट शिफ्ट हो जाए? ये सवाल तो बने ही रहेंगे। तो सवाल तो है, पर राणा जी एक तो बात है, जो चौधरी साहब ने 2013 के बाद में बड़ा संघर्ष किया, और वो जो टूट गया था पूरा ढांचा जिनका बना हुआ दंगे की वजह से, उसको बनाने में लगभग 10 साल 8-9 साल वो लगे रहे। उन्होंने हार स्वीकार करी, वो गठबंधन, उनके पास बहुत सारे ऑफर ही आए बीजेपी में शामिल होने के, उन्होंने स्वीकार कर दिया और इन्होंने स्वीकार कर दिया। तो मुझे लगता है कि वो जो 9 साल की मेहनत है, जो वोट बैंक था मुस्लिम वाला, वो तो बीजेपी के गठबंधन के साथ में आरएलडी के पास नहीं रहेगा। चलिए खैर देखते हैं, इसकी परख भविष्य में होना बाकी है। 2027 बहुत दूर है नहीं, तो 2027 में हम देखेंगे ग्राउंड पे क्या होता है। लेकिन फिलहाल लोग यही कह रहे हैं कि जयंत चौधरी का जो इन रिजल्ट्स के बाद जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ जो गठबंधन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, और 2027 में वो बीजेपी के साथ ही चुनाव मैदान में होंगे। ये विकल्प अब कमज़ोर पड़ गया है कि वो 27 में इंडिया गठबंधन की तरफ खड़े दिखाई दें, क्योंकि बहुत लोग ये भी कहते थे कि हो सकता है 27 में जयंत चौधरी इधर खड़े हो जाएं आके। खैर ये भविष्य की बातें हैं, इफ बट्स हैं, संभावनाओं के आधार पर एनालिसिस करते हैं लोग, अनुमान लगाते हैं। तो ऐसे ही चर्चा हम भी कर रहे हैं लोगों के फीडबैक के आधार पर। तो हमने 4 बड़े इस वीडियो में 4 बड़े नेताओं के बारे में चर्चा की कि चंद्रशेखर कितने फ़ायदे नुकसान में रहे, जयंत चौधरी कितने फ़ायदे नुकसान में रहे, अखिलेश यादव कितने फ़ायदे नुकसान में रहे, और मायावती कितने फ़ायदे नुकसान में रहीं। एक कंक्लूडिंग कमेंट और मैं राजेश भाई साहब आपको चाहूँगा कि बीजेपी को फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नहीं, बीजेपी को तो लाभ हुआ। बीजेपी को लाभ हुआ। अगर आरएलडी से गठबंधन ना होता तो ये जो खैर सीट है, मीरापुर सीट है, और जैसी स्थिति इस समय बनी हुई गाजियाबाद में, ये सीट यहाँ बहुत टाइट होता, कुंदरगी में बहुत टाइट होता। हाँ, और तो दूसरा बीजेपी को लाभ हुआ। दूसरा बीजेपी को ये भी लाभ हो गया कि लोग वहाँ ये भी कह रहे थे कि कल जितनी पिस्टल लहरा रही थी और जितनी लाठी चल रही थी, उतना बीजेपी का वोट बैंक बीजेपी की तरफ कंसोलिडेट हो रहा था। उन्हें योगी जी का जो बटोगे तो कटोगे का नारा है, वो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में हर आदमी की जुबान पे दिखा, सबको याद था, उसका असर दिखा बहुत जमीन पे। तो बीजेपी हर लिहाज से फ़ायदे में रही। एक तो सीट निकल गई, जो योगी जी की साख दांव पे लगी हुई थी, उसका सब उस पर से दाग नहीं लगेगा कि भाई योगी जी तो अजय हैं, जिता सकते हैं। और दूसरा ये कि
गठबंधन के साथी के साथ उनका जो कोलेबोरेशन है वो और स्ट्रॉन्ग होल्ड पे चला। रानी लाभ भी तो सबसे बड़ी एक वजह ये भी है कि ये जो पश्चिम में जो किसान जो जाट मूवमेंट जो जाट जाति है, ये चूँकि बीजेपी के खिलाफ अभी तो गठबंधनों के साथ आ गई, बीजेपी को डर तो इनके विरोध से लगता है। जब ये विरोध में खड़े होते हैं तो वो जो हर विधानसभा में बड़ा वोट बैंक ना वो विरोध में खड़े होते हैं, वो जो माहौल बनाते हैं, एक तो एंटी इनकम्बेंसी, ऊपर से उनका विरोध और डट के विरोध। हाँ, वो दरअसल तो वो विरोध शांत हो गया। वो मुखर है, जैसे हाँ। कि ये किसान जातियां 2-3 इस बेल्ट में बहुत मुखर हैं। हमने देखा कि जैसे जाट, गुजर, त्यागी ये बहुत वोकल हैं इस बेल्ट में। तो ये जैसे संजीव बालियान के सामने भी तो यही समस्या खड़ी हुई थी कि खुल के बोल रहे थे लोग, हाँ। और इन्हीं कास्ट के थे 2-3 के ज़्यादातर, और ठाकुर भी थे उनमें, ठाकुर भी वोकल हैं। तो ये 3-4 कास्ट के लोग बहुत, जो किसान जाति हैं ये वोकल हैं, ये आक्रामकता से बोलते हैं। तो वो जो किसान आंदोलन के बाद सरकार के खिलाफ एक माहौल बना था और वो हमलावर थे सरकार के ऊपर, तो वो तो डाइल्यूट हुआ ही है निश्चित तौर पर। राणा जी, बीजेपी को इस बात का डर नहीं है कि ये किसान का वोट है उन्हें मिल जाए, वो कहते हैं मिलो ना, पर वो जो माहौल क्रिएट करते हैं, जो आक्रामकता होती है वो शांत हो जाए। तो बीजेपी में माहौल बना। खैर दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी क्या राय है। आप हमारी बातों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन दरअसल जब हम जर्नलिज्म करते हैं तो 2 चीज़ें अहम होती हैं। वोटर के लिए, सपोर्टर के लिए उसका नेता अहम होता है, उसकी भावनाएं, उसका दिल, उसका दिमाग उसके साथ जुड़ा होता है, और वो बहुत इमोशंस में बह जाता है। जैसे ही उसकी भावनाओं के विपरीत ज़मीन पे कोई बात होती हुई दिखती है तो वो नाराज़ हो जाता है। और रिएक्शन लेकिन एक पत्रकार की मुश्किल ये होती है कि अगर उसने किसी नेता, किसी पार्टी, किसी दल के साथ अपनी भावनाएं जोड़ ली तो उसका निष्पक्षता का दायरा सिकुड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, और वो ख़राब जर्नलिज्म होती है। तो मुझे लगता है कि पिछले 2-3 दिन में जो घटनाक्रम बदले हैं तेज़ी से ज़मीन पे, अभी तक हम बात कर रहे थे चंद्रशेखर बहुत मजबूत स्थिति में खड़े थे, इलेक्शन ट्रायंगुलर था, लेकिन लास्ट मोमेंट तक आते आते जैसे जैसे पोलराइजेशन हुआ और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जिस तरह से हमने आपको बताया कि रिजल्ट क्या होने जा रहा है, तो 23 तारीख में आप इसको परखिएगा ज़रूर कि जो बातें हमने की वो कितना सत्य है, कितना असत्य है। कल रिजल्ट आने जा रहे हैं। दूसरा, लोकतंत्र में हमेशा वोटरों को वोट डालने से रोकना, पुलिस का इस्तेमाल करना, ये बहुत ही शर्मनाक घटनाएं हैं और हमेशा सत्ताधारी दल इनका दुरुपयोग करते आए हैं। ऐसा शोर इस बार भी दमदारी से मचा है। बड़े सवाल खड़े हुए हैं कि थानेदार की पिस्टल वोटरों पर लहरा रही है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं। मीरापुर के वीडियो वायरल हुए कि बहुत सारी गलियों में बैरिकेड्स लगे हुए थे, तो उस तरह के बैरिकेड्स की ज़रूरत क्या थी? ये सवाल तो बड़े हैं ही, लेकिन इन सवालों से समाज लड़ सकता है, वोटर लड़ सकता है, कोई इंडिविजुअल शख्स नहीं लड़ सकता है। इसलिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा, वीडियो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।